स्वागत है दोस्तों। बिहार टीजीटी परीक्षा और उत्तराखंड एलटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये कलेक्शन किया हुआ है और आगे भी हम लगातार हर काल से हर एक साहित्यिक प्रवृत्ति से महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन को देखते रहेंगे जब तक परीक्षाएं चल रही हैं निरंतर। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा को देश भाषा नाम देने वाले कौन थे? ऑप्शन दामोदर शर्मा, विद्यापति, अमीर खुसरो, भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भरत मुनि। भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को देश भाषा नाम दिया, उसे लोक भाषा न कह के देश भाषा कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत गाहा या गाथा से किस भाषा का बोध होता था? ऑप्शन में है देश भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। तो इसका सही उत्तर है प्राकृत भाषा। यानी जब गाहा या गाथा का प्रयोग किया जाता था तो उससे यह तात्पर्य लगाया जाता था कि यह प्राकृत भाषा की रचना है, प्राकृत भाषा की रचना है। लेकिन जब दोहा और दूहा कहा जाता था तो उससे तात्पर्य क्या होता था? अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा का। और जबकि उस दौर में प्राकृत साहित्यिक भाषा थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गाथा या गाहा प्राकृत का बोध कराता है, दोहा या दूहा अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा का। ठीक। अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है? प्राकृत प्रकाश। ऑप्शन भरत मुनि, कामता प्रसाद गुरु, वर रुचि, हेमचंद। तो प्राकृत प्रकाश वर रुचि की रचना है। ये सब शुक्ल जी की पुस्तक में आदिकाल के अंतर्गत इन सभी पुस्तकों का, इन सभी तथ्यों का उल्लेख है। इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से तैयार करें ताकि इनसे कोई जो प्रश्न आए तो वो आपसे न छूट जाए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय पर सूचनाएँ मिलती रहें। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम का प्रयोग पहले पहल किस राजा के शिलालेख में मिलता है? यानी अपभ्रंश नाम का प्रयोग ही पहले पहल कहाँ हुआ है, किस शिलालेख में? तो ये हुआ है आचार्य शुक्ल की पुस्तक के अनुसार वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। ठीक है, आपको अन्य किसी बड़े राजा या सम्राट के नाम के पीछे नहीं भागना है। एक सामान्य सा वल्लभी का राजा धारसेन है, उसके शिलालेख में अपभ्रंश भाषा का पहले पहल प्रयोग मिलता है और इसमें उसने अपने पिता गुह्यसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का विद्वान कहा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन कवि देवसेन की रचना श्रावकाचार किस छंद में लिखी गई है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, श्रावकाचार रचना देवसेन कवि की है और ये जैन आचार्य थे, जैन कवि थे। इसे किस छंद में लिखा गया है? तो ये दोहा छंद में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। आचार्य शुक्ल जी ने देवसेन का समय बताया है 933 ईस्वी। ठीक। देवसेन की एक अन्य पुस्तक भी है, द्रव्य स्वभाव पयास, यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश। यह भी दोहों में लिखी गई है। इस रचना को प्राकृत में रूपांतरित किसने किया? माइल्य धवल ने। यानी देवसेन की पुस्तक जो द्रव्य स्वभाव पयास थी, ये अपभ्रंश में थी, दोहों में लिखी गई थी और इसे प्राकृत में रूपांतरित किया माइल्य धवल ने। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनकी रचना द्रव्य स्वभाव पयास को प्राकृत में किसने रूपांतरित किया? माइल्य धवल। तो हर तरीके से एक प्रश्न को आप देखने की कोशिश किया करिए जिससे आसानी से सारी चीज़ें आप याद कर सकें, भूलें न। और आप इस तरह के समस्त प्रैक्टिस सेट और जितने भी हिंदी साहित्य के उपन्यास, नाटक, कहानी, पत्रकारिता, भाषा विज्ञान, सभी के नोट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे जिससे आपको परीक्षाओं में रिवीजन में आसानी होगी। तो आप इसे PDF और प्रिंट दोनों रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी अनुकूल हो। हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रचना आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? ये दो रचनाएं किसकी हैं? तो ये दोनों रचनाएं पुष्यदंत की हैं। ठीक है, और चरित्र प्रधान काव्य के लिए चौपाई दोहे की पद्धति यहीं से आरंभ हुई है। यानी पुष्यदंत ने अपने आदि पुराण, उत्तर पुराण, इन सभी जो चरित्र प्रधान इनके आख्यान थे, इनमें दोहे और चौपाई,
ठीक, ये चौपाई और दोहे पद्धति का प्रयोग हुआ है और यही पद्धति आगे चल करके सूफियों के प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत आदि अनेक आख्यानों में दिखाई पड़ता है। ठीक, तो यहाँ इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि चौपाई और दोहे की परंपरा कहाँ कहाँ गई है। सूफियों के प्रेम कहानियों में और रामचरितमानस में भी चौपाई और दोहा का क्रम है, दोहे और चौपाई का क्रम नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धों की वज्रयान शाखा भारत के किस भाग में विस्तार कर रही थी? हमने आपको अपने शुरुआती वीडियोस में और अपने नोट्स में भी ये बात बताया हुआ है कि बौद्धों की जो वज्रयान शाखा थी, जब पूर्वी भागों में ये विस्तार पा रही थी तो वहाँ तंत्र साधना, तांत्रिक पद्धतियाँ ये सब विकसित हो रही थी और वहीं से जो वामाचार था वो फैल रहा था, तांत्रिक विद्याएं फैल रही थी और ये सिद्धों के नाम से, जो ये वज्रयान के बौद्धों के वज्रयान शाखा थी, ये सिद्धों के नाम से वहाँ पर प्रचलित हो चुकी थी। ठीक है, इसका मेन पॉइंट देखते हैं कि देश के पूर्वी हिस्से में फैले बौद्ध तांत्रिकों को सिद्ध कहा गया और ये पूर्वी हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है, ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे। तो भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो पूर्वी हिस्सा बिहार से लेकर आसाम, उड़ीसा, ये क्षेत्र ऐसा था जहाँ सिद्धों की पूरी परंपरा रही है। और दूसरी ओर अगर आप ध्यान से देखें भारत के नक्शे को, तो जो राजस्थान, पंजाब, राजपूताने का क्षेत्र है, ये भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है और इस हिस्से में नाथों का प्रभाव रहा है। तो पूरब में सिद्धों का प्रभाव और पश्चिम में नाथों का प्रभाव, ये आपको ध्यान रखना है। 84 सिद्ध इन्हीं बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही हुए और इनका प्रमुख केंद्र कहाँ था? बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक विद्यापीठ इनके अड्डे थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, हमने डिस्क्रिप्शन में इसलिए ये बातें बता दी हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको ये न लगे कि आपने केवल थोड़ी सी बात जानी, उनके बारे में और भी बातें आपको जानने को मिल रही हैं साथ में। अगला प्रश्न है, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बौद्ध गान ओ दोहा नाम से किस विद्वान ने किया? तो सिद्धों की रचनाओं को ढूंढा गया, तलाशा गया और बौद्ध गान ओ दोहा नाम से किसने किया? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन या संग्रह किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री जी ने। दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपके लिए उपयोगी हैं, तो चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आगे हम आपको किस विषय से संबंधित क्लास पढ़ाएं। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है लुइपा, सरोजवज्र, स्वयंभू, शबरपा। तो इसका जो सही उत्तर है सरोजवज्र और इन्हीं का नाम है सरहपा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं का नाम, सरोजवज्र का ही नाम सरहपा भी है। तो ये सबसे पुराने सिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नगर बाहिरे डोंबी तोरी कुड़िया छई, ये किस सिद्ध कवि की वाणी है? नगर बाहिरे डोंबी, तो ये कण्हपा का है। ठीक है, ये कण्हपा की पंक्ति है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी आदिकाल की जो हैं वो हम आपके लिए लेकर के मौजूद रहेंगे, ताकि परीक्षाओं में आदिकाल से संबंधित जो भी प्रश्न आए आप उससे परिचित रहें, अपरिचित बिल्कुल न रहें। तो आपकी राय क्या है? आपके लिए क्या और उपयोगी हो सकता है? हम किस तरह से आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकते हैं, वो आप ज़रूर बताएं। और नोट्स लेकर के आप चाहें तो क्विक रिवीजन परीक्षाओं के दौरान कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपके लिए बेहतर होगा। प्रिंट बुक अगर आप चाहते हैं तो वो बाय पोस्ट आपको मिल सकता है। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।